कौशिक साहब, अभी तक के रुझानों का आपका एनालिसिस क्या कहता है? अलग अलग चैनलों पे अलग अलग तरीके के रुझान सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन सारे रुझानों में दिखाई दे रहा है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। दूसरे नंबर पर जदयू है। आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे दिखाई दे रही है। अब यहाँ के दृश्य अलग है, लेकिन ये कहाँ का आप बता रहे हैं? ये अलग अलग चैनलों का नाम लेना, हिसाब से फिर बात ये नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो आपको ये आंकड़े मंजूर नहीं, दूसरी जगह के आंकड़े आपको मंजूर है? मैंने चर्चा की ना, मैं यही कह रहा हूँ कि ज्यादातर जगहों पे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है ना सर, ज्यादा मान के चलिए। अच्छा मान के चलिए बेसिक की हर चैनल पे आपको अलग अलग आंकड़े दिख रहे हैं, आपने अभी देख भी लिए होंगे। मैं कह रही हूँ कि वो आंकड़े आपको सूट कर रहे हैं, ये आंकड़े जिसमें बीजेपी आपको आगे दिख रही है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, क्यों? नहीं, हमें सूट करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अधिकांशता जगहों की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, मेजॉरिटी आप कह रहे हैं, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ये अभी और ये आंकड़े सटीक भी नहीं है, अभी बहुत सारे परिवर्तन होंगे इसमें। जब राउंड के हिसाब से जब मतों की गिनती होगी, खुलेंगे जब पेटियां, तो अलग अलग तरीके के रुझान आएंगे। महत्वपूर्ण यही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी से आगे जदयू जाती हुई दिखाई दे रही है, तो जदयू के जो पोस्टर के बारे में आप कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, निश्चित तौर पे वो छाप सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो नीतियां रही हैं, महिलाओं के लिए खास करके जो काम किया उन्होंने, चाहे वो 10,000 रुपया देने की बात हो या 4,000 से, अभी पोद्दार साहब जो बात कर रहे थे 400 से 1100 रुपये बनाने की बात, बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। और ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि इलेक्शन के ठीक पहले, 1-2 महीने पहले, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास तमाम तरह के उपकरण होते हैं, साधन संसाधन होते हैं, जैसे चाहे वैसे आप अप्लाई भी करते हैं और मतदाताओं को अपनी तरफ खींचते भी हैं। बुरा भी नहीं है इसमें, लेकिन ये चलन अब कहाँ जाके रुकने वाला है ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से ये परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल का दौर रहेगा। सिंह साहब, आप भी मानते हैं ऐसा? पूर्णिमा जी, पहले तो सर झुका के बिहार की जनता को भूर प्रणाम कि बिहार की जनता ने झोली भर दिया, एनडीए की झोली भर दी। और मैं कह रहा हूं कि ज्ञान की धरती ने प्रकाश को चुना, विकास को चुना। आज नीतीश जी की बात करें, नीतीश जी की नीतियों पर, मोदी जी की नीतियों पर ही तो जनता ने भरोसा किया है कि भाई 20 साल के शासन काल में नीतीश जी ने, एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास की बहार ही बहार कर दी है। इस नाते बिहार की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि आप देखिए ना, आज भी हमारे जो मित्र कांग्रेस के समर्थक हैं वो नीतीश जी की ही चर्चा कर रहे हैं, और बिहार में ही नीतीश जी की चर्चा चली। कौन नहीं जान रहा था कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा था, एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हुआ है, क्योंकि पूर्वत की सरकारों ने तो देखा हुआ है। और मैं एक बात और कहूँगा कि बिहार के लोगों का तो श्राप लग गया है कि जिन्होंने चंपा विश्वास जैसा कांड किया, जिन्होंने बिहार को लूटने का कार्य किया, उनकी सत्ता कभी बिहार में नहीं आएगी। लालू परिवार का कभी कोई मुख्यमंत्री बिहार का नहीं हो सकता, ऐसा बिहार के लोगों का श्राप है। क्योंकि आपने के रुझानों में आरजेडी 64 पर है और आप 62 पर हैं। कार्य किया। आरजेडी 64 पर है और आप 62 पर है अभी तक के रुझानों में। और मैं फिर कह रही हूँ, ये आंकड़े तो बदलते रहेंगे, क्योंकि ये तो मात्र चुनाव है, रुझान है। जैसे जैसे काउंटिंग होती जाएगी वैसे वैसे आएंगे। पूर्णिमा जी 2010 में देख, पूर्णिमा जी 2010, 15, 20 कभी भी आप देख लेंगे तो आरजेडी के जो वोट हैं वो तो है ना, एक विचारधारा तो उनके साथ खड़ी है ना। हम उस विचारधारा पे जाते नहीं है, हम संपूर्णता के भाव से हम सबकी बात करते हैं कि वो क्या लेकर गए हैं, अभी भी क्या मांग कर रहे थे। चुनाव के समय में भी देखिए और कल के बयान को भी देखिए, वो लोग कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, न एनडीए का कोई भी सहयोगी इस तरह की बात कर रहा था क्या। हम उजाला लेकर गए थे, हम उज्ज्वला लेकर गए थे, हम किसान सम्मान निधि लेकर गए थे, हम मेट्रो मखाना और लखपति दीदी की बात कर रहे थे, हम बिहार के विकास की बात कर रहे थे। इसलिए बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रही बात उनके, तो फिक्स है ना, आपके द्वारा तो दिखाया जा रहा था ना कि एक एमओआई वो बना रहे, एक एमओआई हम बना रहे हैं। भाई वो उनका एमओआई एक विशेष धर्म और एक विशेष जाति का था, हमारा एमओआई था वो महिलाओं के साथ था, युवा के साथ था। तो जिसके साथ महिलाएं जुड़ी 50% से अधिक 60% वोट अगर जिसके साथ जुड़ा, निश्चित तौर पे उसका विजय नहीं। लेकिन अगर आप युवाओं और महिलाओं की बात करेंगे तो इस बार तेजस्वी प्रण में ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनका जिक्र तेजस्वी यादव ने किया, जो इन्हीं युवाओं और महिलाओं सेंट्रिक भी नजर आई है। सर, आप लोगों ने किया महिलाओं के लिए ऐलान, वो ठीक है, और केंद्र की योजना, इसीलिए तो आप लोग डबल इंजन की बात करते हैं। लेकिन तेजस्वी ने भी जमीन पर मेहनत तो की है, इसमें कोई दो राय नहीं।
तेजस्वी जी किसके परिवार से? लालू जी के परिवार से। वही लालू जी का परिवार ना, जो जब चाहे तो प्रतिष्ठान लूट जाए, जब चाहे तो दुकान लूट जाए, जब चाहे तो इज्जत आबरू लूट जाए। भाई लालू जी के ही घर में वो स्टीम कार बरामद हुई थी डॉक्टर की, जिसमें कहा गया कि दूसरा स्टीम कार खरीद लीजिए। लालू जी के ही परिवार का संरक्षण प्राप्त था चंदा बाबू के हत्यारों का, जिन्होंने तेजाब से सिवान में 2 लड़कों को जिंदा जला देने का कार्य करते। किसने नहीं देखा कि अपराधियों का साथ, आतंकवादियों का साथ देने का कार्य आरजेडी के लोग करते थे। भाई बिहार 700 नरसंहार हुए थे ना बिहार में इनकी सरकार में। तो बिहार विकास को चुना। मैं कहता हूँ कि वो ज्ञान की धरती है जहाँ प्रकाश और विकास को चुना जाता है। और मैं कह रहा हूँ कि बिहार के लोग ये मान के चल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से, रफ्तार से विकास हो रहा है, बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, क्यों नहीं उस विकास को और उत्तरोत्तर बढ़ाने का कार्य किया जाए। इसलिए एनडीए की सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता ने चुना। और लास्ट बात मैं कहूंगा कि देखिए, वो तो अभी महिलाओं को वादा कर रहे थे 10-10 हजार रुपए, 2 लाख रुपए की और योजना चलाकर लखपति दीदी, समृद्ध बनाने का, खुशहाल बनाने का, बिहार की महिलाओं को जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए कार्य किया गया, कौन नहीं चाहेगा कि बिहार का विकास हो। बिहार के लोग ही बिहार को मारते थे, कोई अंतरिक्ष से थोड़े ना आते थे लालू जी की सरकार में। जिस तरह से बिहार में जाति गोलबंदी करके, जाति का बंटवारा करके नरसंहार कराया जाता था। 60% वोटर अब भी 90 के दशक के हैं। वो सब उन लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है कि लालू जी की सरकार में क्या होता था। इसलिए बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है। ठीक है, जल्दी से एक बार मैं इलेक्शन कमीशन के रुझानों की तरफ जरूर जाना चाहूंगी। बीजेपी 7 सीटों पर इलेक्शन कमीशन के रुझानों के मुताबिक चल रही है। आरजेडी 2 सीटों पर अपनी लीड को बनाए हुए है। इलेक्शन कमीशन के रुझान भी अब सामने आने लगे हैं, जहां पर बीजेपी 7 सीटों पर आगे, आरजेडी 2 सीटों पर आगे चल रही है। और अब 220 सीटों पर कुल मिलाकर रुझान हमारे सामने। हालांकि इलेक्शन कमीशन के जो रुझान है उसमें चिराग पासवान की पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों की बढ़त के साथ, जेडीयू 3 सीटों की बढ़त के साथ है, बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। ये इलेक्शन कमीशन के रुझान अभी तक देखने को मिले हैं। ओवरऑल जो अभी तक के रुझान है 220 सीटों को लेकर, जिसमें 133 सीटों पर एनडीए है, 79 सीटों पर बहुत देर से महागठबंधन का आंकड़ा थमा हुआ है। ये आगे पीछे कितनी देर में होता है काउंटिंग के साथ ये देखना होगा, लेकिन 79 पर फिलहाल होल्डेड है महागठबंधन का रुझान का आंकड़ा। अन्य अब 8 पर पहुंच चुके हैं। अब 7 पर देखिए मेरे बोलने के साथ ही, जो पहले 10 और 11 तक पहुंचे थे, तो 7 पर अभी अन्य है। 79 सीटों पर महागठबंधन और 134 सीटों पर अभी एनडीए लीड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 66, जेडीयू 57, आरजेडी 57, एआईएमआईएम 1 सीट पर, हम 3 सीट पर। इसके साथ ही कांग्रेस भी लीड लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 15 सीटों पर है, लेफ्ट 7 पर। चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों पर है। और वीआईपी का खाता, आपका खाता अभी तक नहीं खुला है। रंजीत मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, अभी चुनाव आयोग के कुछ रुझान सामने आने लगे, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस की भी बढ़त साथ में बनी हुई है। लेकिन क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के चुनावी नतीजों से? और दूसरी तरफ आरजेडी से जुड़ा हुआ सवाल तो मैं आरजेडी से पूछूंगी, बट चूंकि आपके अलायंस में है, नतीजों से पहले एक बार फिर से भ्रम का माहौल या वो डर का माहौल बनाने का क्या मतलब है सर? अनम्यूट करेंगे रंजीत जी। नहीं रंजीत जी, आप तक अभी आवाज नहीं आ रही है। रंजन सिंह जी, मीनवाइल मैं आपके पास आती हूँ। रंजन सिंह साहब, चिराग पासवान का प्रदर्शन कैसे देख रहे हैं आप? एग्जिट पोल में बहुत शानदार प्रदर्शन तो आपकी पार्टी का दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपका कुछ तो ऑन ग्राउंड आपने डेटा कलेक्ट किया होगा, समझा होगा कि भाई चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर किस तरीके का आपकी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है और कितना एड ऑन करेगी एनडीए की जीत में। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपके सारे चैनल माध्यम, हेलो, ये आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिएगा। मुझे इको हो रहा है मैम, आवाज, मेरा आवाज मुझे ही आ रहा है। अच्छा, इसको मैं मीनवाइल करेक्ट करवा देती हूँ, मैं इसको करेक्ट करवा देती हूँ। एक बार मैं जरा स्टूडियो में मैं अगर आना चाहूँ, सर्वेश जी इस वक्त बैठे हुए हैं। सर्वेश जी, अभी तक के रुझानों के मुताबिक आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या लग रहा है आपको कि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव के संकेत हैं, या आपको लगता है कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत होकर सिमट सकता है?
पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए ही गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगी, लेकिन ये पोस्टल बैलेट है। अभी हार्डली सवा घंटा हुआ है, अभी ये शुरुआती रुझान है। इसमें बहुत कुछ कहना अच्छी बात, जल्दबाजी होगी, अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, हमने सबने देखा है कि जो शुरुआती रुझान होते हैं वो बहुत कम पलटते हैं, और इसमें जब ईवीएम खुलेगा तो इसमें और एनडीए के पक्ष में मुझे ऐसा लगता है कि और भी सीटें आएंगी। तो यहाँ पे कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जो क्लियर पिक्चर है वो 10 साढ़े 10 बजे के बाद मुझे लगता है कि हम सभी को देखने को मिल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है। 10 ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक आ जाती हूँ। छोटे दलों की भूमिकाओं को आप कैसे देख रहे हैं इस बार के नतीजों? देखिए, छोटे दलों की भूमिका जितनी होनी चाहिए उसी के हिसाब से उनका प्रदर्शन दिख रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें एनडीए की, तो वहां पे मेन घटक दल में बीजेपी और जेडीयू ही थी, और चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बार्गेनिंग किया, चाहे आप हम पार्टी का देख ले, चाहे कोई भी देख ले कुशवाहा जी की पार्टी का, तो उस तरीके से प्रदर्शन नहीं नजर नहीं आ रहा है। वही पुरानी चीजें जो एनडीए में बीजेपी आगे थी, जेडीयू उनके पीछे थे, और वही चीज आ रहा है। चिराग पासवान को कम से कम 29 में से अच्छे प्रदर्शन में कम से कम 10 सीटों पे भी तो शुरुआती रुझान में आने चाहिए थे, लेकिन हमें वो नहीं दिखा। उसी तरह आप दूसरी ओर देखें, उधर महागठबंधन में भी तो जिस तरीके से वो साहनी ने बार्गेन किया, अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित करवा लिया, और क्या नतीजा है, 2 सीटों पे आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी इतने लड़ झगड़ के 50 सीट मिले, वहां पे क्या दिखा रहा है, 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। नहीं, तो 2 सीटों पर वीआईपी आपको कहां आगे? मुझे तो नहीं दिख रही हमारी टाली में। शुरुआती रुझानों में मैं देखा था, अभी मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं आ रहा है। हाँ। तो लेकिन आपकी इस बात से रंजीत जी अग्री नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अच्छा, इसी बीच में प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, उनका भी मैं टेक लूंगी पहले। लेकिन जरा रंजीत जी इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा जो सर्वेश जी कह रहे हैं आपकी पार्टी को लेकर, मतलब हिट ना होके मिस वाला फील दे रही है अभी। रुझान है। आपको मैं बताऊं, इस बार बिहार में चुनाव मुद्दों पर हुआ है, और मुद्दों का मतलब है कि पिछले 20 वर्ष में एनडीए सरकार से बिहार को पलायन का प्रदेश बना दी, बेरोजगारों का प्रदेश बना दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदहाल कर दिया। 20 वर्ष में ये डबल इंजन करते हैं, यद्यपि ये ट्रबल इंजन है, तो ट्रबल इंजन सरकार ने एक ही फैक्ट्री लग दिया था। रंजीत जी आपका ऑडियो माफी के साथ आपको फिर रोक रही हूँ मैं आपका ऑडियो परफेक्टली राइट करवाती हूँ। रंजीत जी, दरअसल मैं जो सर्वेश जी ने कहा उसका काउंटर मैं आपसे लेना चाहती थी, मैं गलती से रंजीत जी के पास चली गई थी। वो अभी ये कह रहे हैं शुरुआती रुझानों में जिस तरीके की बार्गेनिंग दिखाई चिराग पासवान ने 29 सीटों को लेकर, कम से कम शुरुआती रुझानों में कुछ तो बढ़त दिखनी चाहिए थी, जो अभी तक सिर्फ बहुत लिमिटेड दिख रही है। मतलब हिट होने की बजाय मिस वाली सिचुएशन में तो नहीं आ गए हैं चिराग पासवान या आपकी पार्टी? तरीके से सुशासन पर भरोसा किया है। हमारे नेता 172 सभाएं किए, लगभग 14 से ज्यादा रोड शो किए हैं। ये सिर्फ हमारे प्रत्याशियों के लिए नहीं, ये आप देखेंगे तो एनडीए में बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरएलए में हो, सारे पार्टियों के लिए हमने रोड शो किया और सभाएं की। अभी बहुत मेरे ख्याल से पहले राउंड की गिनती अभी हुई। होता क्या है पूर्णिमा जी की, जब किसी जगह का खुलता है अगर ईवीएम, वो जगह हो सकता है कि हमारे वोटर के नहीं रहे, तो वहां से शुरू हुए हो। अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि 29 में से कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सर? 29 में से रंजन जी कितनी सीटें चिराग पासवान को लगता है जीत जाएंगे? मुझे लगता है कि 20 के आसपास सीट हमें आनी चाहिए, ऐसा हमें अनुमान है। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि 20 के आसपास में हमारी सीटें होनी चाहिए, 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकती। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं पूर्णिमा जी की, अभी जो जिनका भी बढ़त आपको दिख रहा होगा वो महज कुछ 100-150 वोट से ही आगे पीछे होते हैं, कोई भी बढ़ जाता। तो आने वाले समय में जैसे अभी मुझे लगता है कि 2 घंटे के बाद
स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होगी। जब तक आपकी बढ़त 1000 वोट से ऊपर नहीं जाती है तब तक आई टोटली अग्री सर। बिल्कुल मैं आपके साथ इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि अभी जैसे जैसे राउंड्स ऑफ काउंटिंग चलता हुआ नजर आएगा, ईवीएम खुलती हुई नजर आएंगी जिलेवार तरीके से, वैसे वैसे इन रुझानों में भी एक बड़ा अंतर भी देखने को मिलेगा। देखिए अभी 224 सीटों का रुझान आ चुका है, 137 पर एनडीए, 81 पर महागठबंधन लीड पर है, और वही दूसरी तरफ 6 पर अन्य नजर आ रहे हैं। लेकिन एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी 3 सीटों पर उसने लीड ले रखा है। ये इलेक्शन कमीशन का रुझान है। इलेक्शन कमीशन के रुझानों में बीजेपी को इस वक्त बढ़त मिली हुई है और बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू 5 सीटों पर इस वक्त आगे है, और बघा से कांग्रेस के जयेश मंगलम 387 वोट से आगे है। नरकटियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी 508 वोटों से, लौरिया से बीजेपी के विनय बिहारी 70 वोट से आगे चल रहे हैं। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी 596 वोटों से, ढाका से बीजेपी के पवन कुमार 1949 वोट से आगे चल रहे हैं। पूर्णिया से भी बीजेपी के विजय कुमार खेमका आगे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कैंडिडेट एक तरफ आगे एक सीट से, कुरहानी से बीजेपी के केदार गुप्ता आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी 68 सीटों पर अभी लीड करती हुई दिखती है। हाजीपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह भी आगे हैं। नरकटियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी 508 वोट से आगे चल रहे हैं। 12 से बीजेपी के सियाराम सिंह आगे है इस वक्त, अभी तक उन्होंने लीड बनाई हुई है। और बीजेपी 69 सीटों पर, जेडीयू 61 सीटों पर लीड ले रखी है। जेडीयू 9 सीट पर, चुनाव आयोग के मुताबिक जेडीयू 9 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। वापस से रंजीत जी, आपका ऑडियो होपफुली अब करेक्ट है सर। रंजीत जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इस पूरे इलेक्शन के दौरान एक इमेज ट्रांजिशन की कोशिश की। कांग्रेस उसमें अपना फायदा कैसे देखती है, और दूसरा क्या वो इमेज ट्रांजिशन कांग्रेस की तरफ से कैसे भी क्षेत्र में उतरकर लोगों के बीच में करने की कोशिश में वो सक्सेसफुल हो पाई, आपको क्या लगता है रंजीत जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस सर, परफेक्ट है। अब आप एकदम सही है सर, बोलिएगा। हाँ जी जी। देखिए इस बार बिहार का पूरा चुनाव मुद्दों पर आधारित रहा। बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा रहा, पलायन एक प्रमुख मुद्दा रहा, और वहां जिस तरह से भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और वहां की जनता जिस तरह से त्रस्त है, उस पर चुनाव हुआ। और आप देखेंगे कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी घटक दलों ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और ये सवाल पूछा बिहार की जनता ने कि आखिर 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, तो एक भी उद्योग बिहार में क्यों नहीं लगा? तो बिहार में आप उद्योग नहीं लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे अन्यत्र, और बिहार को आप कहेंगे कि हमें वोट दो, तो ये नहीं चलेगा। ये बात बिहार में आपको जमीन पर साफ दिखाई देने वाली थी। दूसरी बात आप देखिए कि नौजवानों का पूरा हुजूम उमड़ता रहा। जब हमारे यहाँ वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तो उसमें जो जन सैलाब उमड़ा, उसने अभी की पटकथा लिख दी थी और यह बता दिया था कि बिहार में इस बार बदलाव होने वाला है और लोग बदलाव के लिए वोट करने वाले हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि मत प्रतिशत में इस बार काफी वृद्धि हुई, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का द्योतक है। रंजीत जी मैं कंफ्यूज हो गई। मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गई क्योंकि आपने कहा कि इस बार बिहार का चुनाव मुद्दों पर आधारित है। आपने तमाम मुद्दों की बात कर दी, आपने वोट चोरी का मुद्दा तो मेंशन ही नहीं किया, फिर आपने राहुल गांधी की यात्रा की बात तो कर दी, लेकिन वो मुद्दा किस पर था? वो वोट चोरी का मुद्दा था जिसको लेकर राहुल गांधी ने यात्रा निकाली। अब आप ये कह रहे हैं कि वो मुद्दा लोगों के मन में घर कर गया, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है सर वैसा। मतलब अगर मुद्दों पर आधारित था तो आपका तो वोट चोरी का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था ना, जिसको लेकर आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और अभी भी नहीं उठाए। कल तक भी आपकी सहयोगी साथी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। इतना बता दीजिए कि अगर जीत जाइएगा तो चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे देंगे। देखिए चुनाव आयोग की जो गड़बड़ी है वो तो सबके सामने है। अभी जब मैं मत डालने अपने मतदान केंद्र पर गया बिहार में, तो वहां बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग महिलाएं मिली जो अपने बच्चों के पास दिल्ली, गुड़गांव और अन्य जगहों पर थी और वो वोट नहीं डाल पाई।
क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने इतना कम समय दिया था कि वो अपना वोट नहीं जुड़वा पाई। पिछले वर्ष तक उनका रिवीजन हुआ था और उनका जो मतदान पत्र, जो पहचान पत्र था 2024 में लास्ट अपडेटेड था, और फिर भी उनका उस मतदाता सूची में नाम नहीं था। तो ऐसे आपको किसी एक मतदान केंद्र पर यह नजारा नहीं था, बिहार के अलग अलग मतदान केंद्रों पर यह नजारा था। तो चुनाव आयोग ने इतना कम समय दिया था कि लोग जो दूर दराज थे वो पहुंचकर अपना वोट नहीं बनवा पाए। तो चुनाव आयोग को कैसे आप क्लीन चिट देंगी? तो चुनाव आयोग की हड़बड़ी की वजह से बिहार में लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित हो गए, और मुझे तो लगता है कि एक भी व्यक्ति को वंचित नहीं होना चाहिए। तो उस जगह पर तो वो सवाल बना हुआ है। और जहां तक अभी रुझान की बात आप कर रही हैं, ये बिल्कुल प्रारंभिक है। आपको भी पता है कि बैलेट पेपर इत्यादि के प्रारंभिक रुझान है। अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप देखेंगी कि महागठबंधन की मजबूत सरकार बिहार में आज बनने वाली है। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है और इस तरीके की उम्मीद हर एक दल को है और होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। जो चुनावी लड़ाई हमने देखी उसमें सबने अपनी अपनी ताकत, जो कि किस तरीके से प्रचार किया गया, किस तरीके से पार्टियों से सवाल किए गए, तो ये उम्मीद तो बनती है और ये उम्मीद होनी भी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात है प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रामकृष्ण जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिहार चुनावों में, और बिहार चुनावों में जब आप चर्चा करने के लिए जाते हैं तो अंतहीन मुद्दे हैं। छोटे दल हैं, मुद्दे हैं, लोगों की इच्छा है, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार वाकई में एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी शख्सियत है जिनको लेकर आज भी ग्राउंड पर उस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी दिखती नहीं? 20 साल के बाद अगर उबाऊ एहसास ना हो किसी नेता को लेकर तो वो कैसे हो सकता है? कुछ कह रहे हैं सिंह साहब आप पहले? पूर्णिमा जी, 5-6 चीजों को मैं गिनाया। बिहार में अगर महागठबंधन के हार के 8वें कारण के रूप में आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी का न बिहार की जनता भरोसा कर रही है, न देश की जनता भरोसा कर रही है। और 9वें कारण के रूप में आप देखेंगे तो लालू जी के परिवार को श्राप लगा हुआ है कि लालू जी के परिवार को बिहार की जनता नहीं चाहती है कि बिहार का मुख्यमंत्री बने। लालू जी के परिवार से इतर कोई नहीं लड़ रहा था, क्योंकि लालू जी के परिवार ने जो तांडव बिहार में मचा रखा था उसको सबने देखा है। और 10वां चीज मैं कहूंगा, स्वयं तेजस्वी जी ने कहा था कि हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे रह के जमीनी हकीकत को पहचानते हैं और जनता को सराखों पर लगाने का कार्य करते हैं। जो अपना है उसको तो सराखों पर लगाते हैं, जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने का कार्य करते हैं। मुझे लगा कि इस समय भी जो आरजेडी के लोगों का बयान आ रहा था वो बिहार के विचारधारा के विपरीत आ रहा था। आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में आप सब कह रहे थे, आप कई गांव में जाकर बहुत सारे लोगों को डरवाने धमकाने का कार्य कर रहे थे। आप देखे होंगे प्रथम मतदान के बाद वो कई जगहों पे तांडव मचाने का कार्य किए। तो बिहार की संस्कृति, बिहार की सभ्यता इससे दूर चली गई है। आपके तांडव से वो डरने वाले नहीं है। इसलिए बिहार की जनता जो है, जब जब भी लालू जी का नाम कहीं पे जुड़ जाएगा, लालू परिवार का नाम जुड़ जाएगा, तो बिहार की जनता उससे दूर हो जाएगी। आपको स्वीकारना होगा, और मैं नहीं कह रहा हूं। और 10वीं बात मैं कहूंगा कि भाई जिस तरह से एनडीए के लोग पूरी तन्मयता के साथ प्रचार में जुड़े रहे, अपनी योजनाओं को लेकर जुड़े रहे। हम हर समय किसकी बात करते थे? मेट्रो की, मकाना की, लखपति दीदी की। आप जाके डरवाने और धमकाने की बात करते थे। तो बिहार की जनता इतनी कमजोर नहीं है कि आप डरवा के किसी का वोट पाएंगे। इसलिए बिहार की जनता जो है वो डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मतलब। और लास्ट बात मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भाई कांग्रेस 2 मुद्दा ये लोग लेकर चले। वोट चोरी के मुद्दे पे 50% बंटवारा इन लोगों में खुद हो गया। भाई राहुल जी की रथ यात्रा के बाद तेजस्वी जी ने खुद कहा कि नहीं वोट चोरी का मुद्दा यहाँ नहीं चलेगा। और बाद में तेजस्वी जी के साथ राहुल जी का सामंजस्य नहीं बैठा। तो जब आपस में आपका सामंजस्य नहीं बैठेगा तो बिहार की जनता ये जान रही थी। ठीक है, लेकिन ये तो आपका परसेप्शन है ना, परिवार से लड़ रहे हैं, रंजीत जी ऐसा नहीं मानते। कोई भाई ये आपका परसेप्शन है कि दोनों के बीच में ठीक ठाक सब कुछ नहीं चल रहा है, समन्वय नहीं है। रंजीत जी तो ऐसा नहीं मानते। रंजीत जी
देखिए पूर्णिमा जी, अभी ये कह रहे थे कि वोटर को डराने धमकाने की बात, इनके केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, और वो मोकामे में जाके क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि विपक्ष के नेताओं को घर से मत निकलने दीजिए। ये कौन सी भाषा है? और वो कौन बोल रहे हैं? एक केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो बिहार में जाके कट्टा चलाने लगे, वो तो कहने लगे कि कनपट्टी पे कट्टा रखकर ऐसा करवा लिया गया। तो ये क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है कि बिहार में जाकर बिहार को आप कनपट्टी? सर, चुनाव प्रचार के दौरान देखिए भाषा की तो बात मत ही करिए, क्योंकि उसका लिहाज तो कोई भी नहीं रखता है, छोड़ दीजिए। उस वक्त तो मुझे लगता है कि अब आप लोग ज्यादा फोकस करने लगे वायरल कंटेंट ढूंढने पर, कि कंटेंट वायरल कैसे होगा, ऐसी बात बोली जाए जो लोगों के मन में रच बस जाए सर। तो इसीलिए भाषाई मर्यादा की बात छोड़ दीजिए सर, चुनाव प्रचार में भाषाई मर्यादा की बात छोड़ दीजिए। जब मंच से किसी की स्वर्गीय मां को गाली दी जाने लगे, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगे, तो मर्यादा की बात कम से कम सर नहीं होनी चाहिए। तब मर्यादा वैसे भी नहीं सर, मर्यादा बहुत तार होती है। एक बात समझिए, नहीं पूर्णिमा जी एक बात समझिए, बोलिए सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। और पूरे चुनाव प्रचार को देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं की जुबान सबसे ज्यादा फिसली है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चर्चा करके वो न केवल बिहार बल्कि बिहार के लोगों का भी अपमान कर रहे थे। पैरामीटर और मापने का अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो आप अपने हिसाब से माप लीजिए, लोगों को घर से मत निकलने दीजिए, किसका ज्यादा और किसका कम। की शालीन भाषा है। ठीक है कुमार रामकृष्ण साहब, मैं वापस से एक बार आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि ये सब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन आपका एनालिसिस अभी क्या कहता है? क्योंकि एक तरफ एक युवा चेहरा जिसने रोजगार की बात की, जिसने शिक्षा की बात की, जिसने पलायन को रोकने की बात की, और अपने आप को लालू यादव की छवि से अलग रखने की एक कोशिश भी की। आपको लगता है कि आरजेडी ये सब करते हुए अपनी पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लाने की संभावना तलाश पाई है? और अगर नहीं तो केवल क्या नीतीश और नीतीश का अनुभव, नीतीश की लेगेसी, नीतीश के ऊपर लोगों का भरोसा, वो एंटी इनकम्बेंसी ना होना जेडीयू को मजबूत स्थिति में करता है, जिसका फायदा बीजेपी को भी साथ साथ होगा? ये पत्रकारिता में एक नई भाषा, पुरानी भाषा चलती आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी। आप लोग प्रो इनकम्बेंसी की बात क्यों नहीं करती हैं? प्रो इनकम्बेंसी का मतलब ये हुआ नहीं, 2014 के बाद से तो प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। अभी मैंने वही कहा था अभी एग्जैक्टली, मैंने प्रो इनकम्बेंसी अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको जनता क्यों नहीं दोबारा चुने, क्यों नहीं आपको 3 बार चुने, क्यों नहीं आपको 4 बार चुने? और जुवा नेता क्या मतलब, नौमी फैला दी बिहार चलाएगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आदमी नौमी फेल नहीं कर, जो आदमी नौमी नहीं पास कर सका, उसके आपने क्या बिहार देना चाहिए? तो बिहार के लोग देख रहे हैं, सुनिए, तो सबका एजुकेशन सर्टिफिकेट निकालिए। हाँ निकालिए सबका, मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं जुआ क्या मतलब है? आप तेज प्रताप को तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वालों को क्यों ये बाहुबली क्यों दिखते हैं बिहार के चुनावों में? एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो फिर पूरा रिवैम्प होना चाहिए, पूरा रिवैम्प कीजिए, फिर एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। सवाल यह है कि आप कैप्टन किसको बनाना चाह रही हैं, आप किसके हाथ में नेतृत्व देना चाह रही, सवाल इसका है। अगर नेतृत्व सही है, ये तो 145 करोड़ भारतीय तय करेंगे कि नेतृत्व किसको देना चाहिए। मैं आपसे वही बता रहा हूं कि आप ये बताइए, विकासशील इंसान पार्टी, उसका प्रमुख कौन? मुकेश सहनी, वो क्या बनेंगे? डिप्टी सीएम। इलेक्शन लड़ने की क्षमता नहीं है, क्यों नहीं चुनाव लड़ लिए? वो उनका भाई इलेक्शन लड़ा था, एक दिन पहले बैठ गए। क्यों बैठ गए भाई, क्यों बैठ गए? तो बिहार में गठबंधन कर रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी में बातें बन नहीं रही है, 3 फीट पानी में छलांग लगा रहे हैं वहां पे जाकर के तालाब में राहुल गांधी। क्या दिखलाना चाह रहे हैं आप? एक स्टेट्समैनशिप भी दिखलाना पड़ता है, एक आपको लीडरशिप क्वालिटी भी दिखलाना पड़ता है। बिहार के अंदर आपस में है नहीं। पप्पू यादव पता नहीं चलता है कांग्रेस के नेता है, राहुल गांधी जो है स्टेज पर वो चढ़ने नहीं दे रहे हैं। पप्पू यादव सुबह शाम जो है प्रो कांग्रेस बातें किए जाए। तो प्रॉब्लम क्या है कि अपोजिशन में यूनिटी नहीं है, नंबर 1। और यही तेज प्रताप को अगर आगे कर दिया लालू यादव आज के तारीख में, आपको यकीन दिलाता हूं कि तेज प्रताप जब से छोड़े आरजेडी, तब से उनका पर्सनालिटी निखर करके एक अलग तेज प्रताप बना है। और हमको पर्सनली मैं बता रहा हूं, तेजस्वी से अच्छा लड़का अगर नजर आता है बिहार में तो तेज प्रताप यादव नजर आता है, क्योंकि अच्छा बोलता है वो। तेजस्वी की तो बात ही कुछ अलग है। तो आप बिहार की जो बात करें तो बिहार का लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को अच्छी तरीके से समझता है, उसको पता है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, और कहां पे हमको बिहार को ले जाना है। ये जात पात के बेसिस पर पार्टी बना ली और उससे आप समझौता किए जा रहे हैं। हम सभी के लिए, बीजेपी के लिए बोल रहे हैं,
पर बीजेपी बिहार भी में कर रहा तो जाति है जो जाति नहीं, नहीं जाति जाति तो बात नहीं है। बिहार में तो कास्ट फैक्टर, और आप सारे के सारे आप कैंडिडेट्स देख लीजिए सर, बिल्कुल सही बोल रही हैं। किसने इन समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को नहीं ये बिठाया नहीं, प्रत्याशियों को उतारने से ये पहले? चीजें बीजेपी को भी सोचना चाहिए। अगर ऐसे जात जात अगर खेलेंगे, जातिवादी पार्टियों से समझौता करेंगे, तो आने वाले आप उन लोगों के साथ में रखिए जो कि अच्छे लोग हैं, जो सारे जाति को लेकर के चले, सारा समाज को लेकर के आप चले। राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं सर, भाई यू आर करना- आस्किंग फॉर टू मच। आपको करना पड़ेगा। आप राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, अभी रिजल्ट आने दीजिए, जब एनालिसिस होगा तो आपको बताएंगे कि बिहार में मुसलमानों ने भी मुंह फेर लिया इस बार। और उसका कारण बता रहा हूं, राहुल गांधी और तेजस्वी, याद कीजिए 3 साल से क्या चिल्ला रहे थे, जातीय गणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। नारा क्या दिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप बता दीजिए इस इलेक्शन में कहां चला गया इनका? अभी चुनाव हुआ ना बिहार में, जातीय जनगणना की बात ना तो राहुल गांधी एक बार भी बोला, एक भी भाषण में, ना तो तेजस्वी बोला। आप बता दीजिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी है क्या? जिसका वोट परसेंटेज बिहार में 16% है, उसको आप दे दिए 50 से ज्यादा सीट, और जिसका वोट परसेंटेज 30% के आसपास है, 30% ज्यादा है, उसको आप दे रहे हैं 16 सीट। तो कौन आप पे विश्वास करे?